अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास वलाना हूँ। एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं, माहिर कानून कहते हैं कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ अपने एहतसाब बयानिया के ऊपर वापस आ चुके हैं। चौथी दफ़ा उन्होंने मुसलसल अपना एहतसाब बयानिया दोहराया, यानी उन्होंने एहतसाब की बात की। आज भी उन्होंने कहा कि गर्ज नहीं, मेरे साथ जो हुआ हो गया, मगर जिन्होंने किया उनका एहतसाब तो बनता है। इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसका हिसाब तो करें, हिसाब तो लगाएं। मैं ना जनरल बाजवा, ना जनरल फैज और ना ही जनरल रहील के खिलाफ था। मैंने किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, मगर हमारे खिलाफ साजिश हुई। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त इंतकाम की, नफरत की सियासत है। हम हुकूमत में आए तो अब खवातीन को बावकार करेंगे, उनको इख्तियार देंगे, उनको कर्ज देंगे। आज उन्होंने सारी अपनी पॉलिसी बताई है। तीसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक तो कहा कि अगर हम इलेक्शन जीते तो बिलावल भी वज़ीर आज़म हो सकता है और मैं खुद भी हो सकता हूं। ये उन्होंने निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और साथ उन्होंने कहा कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी से कोई एक आधा हफ्ता ऊपर नीचे हो सकता है इलेक्शन, तो मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन कमीशन से इस बयान की तहकीकात मांग ली है कि इसकी वजाहत करें। और अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, लेकिन यह कोई बड़ा सौदा नहीं, इलेक्शन होने चाहिए। तीसरी तरफ आज फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। एक ये खबर है। फिर इलेक्शन अमन व अमान की सूरत हाल के बायस डिले का शिकार नहीं होंगे। ये पाकिस्तान में जो निगरान वजीर हैं वो ये कह रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तरफ एहतसाब बयानिया नवाज शरीफ लेकर चल रहे हैं, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि नफरत की सियासत हो रही है। और कराची के अंदर, सिंध के अंदर आपको पता है कि राव अनवार ने भी एक इंटरव्यू दिया, उसकी भी बाज़गश्त है अभी तक। उन्होंने कहा, आज तो वैसे उनका भी जो बरियत केस है वो भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर समाअत के लिए हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उन्होंने यही कहा था, राव अनवार ने, कि सिंध का सबसे बड़ा करप्ट आसिफ अली जरदारी है। हमारे साथ राना मोहम्मद अरशद, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सुलेमान मुजाहिद बलोच साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सबका। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, नवाज शरीफ साहब लगता है कि एहतसाब के बगैर तो बाज नहीं आएंगे, ना ही एक कदम पीछे हटेंगे। उनके साथ जो हुआ वो इंतकाम नहीं चाहते, लेकिन हिसाब मांगेंगे तो जिनसे हिसाब मांग रहे हैं उनको इंतकाम ही लगेगा। तो इंतकाम भूल नहीं जाना चाहिए। ये दोबारा से नवाज शरीफ को 10-15 दिनों में क्यों याद आ गया अपना एहतसाब? जैसे जैसे उन्हें आसानियां मिलती हैं उन्हें एहतसाब याद आ जाता है, मुश्किल में पड़ते हैं तो कहते हैं सबको माफ कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वकास फिलाना साहब, मैं आपका, आपकी पीएनएन की पूरी टीम, चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा हूं। और आप खुद बड़ी फहम फरासत रखते हैं और आपका सियासत की जो नब्ज है उसको आप बड़ा महसूस करते हैं। तो मैं अर्ज करना यह चाहता हूं कि अगर आप 21 अक्टूबर की स्पीच, जब कायदे मोहतरम मीनार पाकिस्तान आते हैं, तो वो भी स्पीच सुन लें। वो भी यही थी कि हम किसी से इंतकाम ना लेना है, ना सोचा है, ना हमें जरूरत है, हमने आगे बढ़ना है। लेकिन उन्होंने बात थी 12 अक्टूबर 99 की, 2017 की, कि बार बार हमें किस तरह निकाला जाता है और ये हिसाब तो बनता है। और बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये मोहम्मद नवाज साहब ने अपनी जात के लिए बात नहीं की। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मुझे निकालते निकालते जो पाकिस्तान के हालात हो गए हैं, अच्छा। जो 2017 से लेकर आप ये देखें कि ये 5 और ये 6-6.5 साल का जो टेनोर है, कहां से हालात कहां पे। नवाज साहब के दौर में 2017 में 48 रुपए किलो चीनी थी, आप 148 रुपए से भी ज्यादा है। दले की चने की दाल 45-55 रुपए की थी, वो आप देख लें। महंगाई अरूज पर है। अच्छा। तो इशू ये है कि नवाज, बिल्कुल जनरल पाशा साहब हों, जनरल रहील शरीफ साहब हों या जनरल फैज अमीर साहब हों, किसी के खिलाफ ना कुछ साजिश की थी, ना उनको जरूरत है। वो तो बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते रहे। और 20-22 साल में नवाज साहब को तो अब 2002 का इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी, फिर 2008 का इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं थी। हाँ, 2013 वाला इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह पीएम बने। फिर 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, 13 जुलाई को जिस तरह उन्होंने गिरफ्तारी दी और जो जेल में हुआ, जो सब ने सो देखा। अच्छा। इसलिए नवाज साहब, हम मेहनत कर रहे हैं। अब भी हम ये कहते हैं नहीं तो ये कि मुझे तमाम बताएं ना पार्टियां राणा साहब, ये कैसे एहतसाब का बयानिया कहां से शुरू होगा?
कैसे करेंगे? 8 फरवरी के बाद हुकूमत में अगर आप लोग आगे उसके बाद शुरू करेंगे, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट से कराएंगे? कोई ट्रुथ कमीशन बनाएंगे? किस तरह लाहेअमल क्या है, या फिर जसों तक तकारीर तक ही रखना है और ये करते रहना आपने? जी बिलाल साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाख्तियार हैं, जो अदारे हैं, बिल्कुल वो उन सब पर जिम्मेदारी आती है कि देखना तो ये है कि ये पाकिस्तान का कसूर क्या था कि नवाज शरीफ साहब को पनामा इशू पर टेकअप किया गया और फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाल दिया गया, फिर किस तरह पार्टी की सदारत से फारिग किया गया, और फिर मार्च 2008 सेनेट के जो टिकट थे हमने दे दिए, वो पार्टी का निशान खत्म कर दिया गया था। तो ये तमाम अवामल जो हैं, उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो बिल्कुल मैं समझता हूं कानून के सामने भी जवाबदेह हैं, अवाम के सामने भी जवाबदेह हैं। और अब हम तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सुलेमान साहब ये की तरफ जाते हैं। ठीक है, मैं समझ गया हूं। सुलेमान साहब, एक हदीस भी है कि पूरा जो मुस्लिम उम्मा है या मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की तरह है, एक किसी को तकलीफ पहुंचे सबको पहुंचती है। अगर आज आप नून लीग के साथ इत्तेहाद में बैठ गए हैं और नून लीग तकलीफ में उंगली डाल रही है, अगर इनका हाथ जलेगा तो तकलीफ आपको भी पहुंचेगी। तो आप चाहते हैं कि ये एहतसाब बयानिए के ऊपर रहें और आग में उंगली डालें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया वक़ास साहब और मेरे दोस्तों को और मेहमानान को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें वक़ास साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अब तक बाकायदा एमक्यूएम पाकिस्तान का नून लीग के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। सीट एडजस्टमेंट पे ज़रूर बातचीत चल रही है और मुज़ाकराती टीमें जो हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं और मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक आपने ये उंगली वाली बात की कि एहतसाब की जो बात की जा रही है मियाँ साहब की तरफ से, और हर 10 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 15 दिन के बाद ये बात सामने आती है कि मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे 93 में क्यों निकाला, मुझे 99 में क्यों निकाला, मुझे 2017 में क्यों निकाला। तो देखिए, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब एक सेपरेट एंटिटी हैं और वो एक सेपरेट अलग से सियासी कायद हैं अपनी जमात पर, सियासी जमात है नून लीग। इसी तरह से एमक्यूएम पाकिस्तान एक सियासी जमात है और उसकी अपनी सोच है, अपना नज़रिया है, अपना मंशूर है। तो अगर मियाँ साहब ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसके सोलोली और हॉलोली जो जिम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल हैं, वो मियाँ साहब हैं और वो उनकी सोच है, उनकी सोच का वो जो है इजहार कर रहे हैं अपनी बातों में, जिसको हम रोज़ाना की बुनियाद पे मीडिया पे सुनते भी हैं, मीडिया पे देखते भी हैं। लेकिन एक थोड़ा सा, मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ और मेरा बनता तो नहीं है कि मैं कोई कमेंट करूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है मियाँ साहब को जो वादे वईद करके आए हैं, और आपको याद होगा कि मियाँ साहब के आने से पहले शहबाज शरीफ साहब एक दिन पहले लाहौर आए, फिर अगले ही दिन तो दोबारा इनको एक मैसेज लेके, पैगाम लेके लंदन जाना पड़ गया मियाँ साहब को बताने के लिए, राज़ी करने के लिए। तो वादा तो ये था कि खामोशी इख्तियार की जाएगी, माजी की बातों को नहीं दोहराया जाएगा और जो है वो, और जो लकीर जो है वो लकीर को नहीं पीटा जाएगा। लेकिन अब आने के बाद इतना अच्छा इस्तकबाल भी हुआ, मीनार पाकिस्तान में जलसा भी हुआ, माशाल्लाह केसेस में भी रिलीफ मिल गया। कल या परसों एक और जो अपील थी वो मंजूर हो गई, यानी 53 डेज में मियाँ साहब के दोनों केसेस खत्म हो गए और मियाँ साहब वो फ्री है माशाल्लाह, और वो एक इंडिपेंडेंट शख्सियत है। हाँ, उनका एक नुक्ता रह गया है जो नाअहली है लाइफ टाइम की और 5 साल की, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को एक ब्रॉडर विजन के साथ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए, गो के मियाँ साहब ये बयान करते हैं कि मैंने ये खिदमत की, ये खिदमत की है पाकिस्तान की। मोटरवे का क्रेडिट मियाँ साहब को जाता है। उन्होंने अपने पिछले दौरे हुकूमत में जो है वो लोड शेडिंग के खात्मा करने में बड़ी यहाँ पे जो है वो किरदार अदा किया। शहर कराची के अमन को बहाल करने में पाक फौज के साथ और एमक्यूएम के साथ मिलके क्रेडिट उनको जाता है। तो अब मियाँ साहब को आगे बढ़ना चाहिए, मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर वही लकीर पिटते रहेंगे, लेकिन वो तो हमेशा एमक्यूएम को तो नुकरे लगाते रहे, 90s में हो या 2016 में हो, याद नहीं आपको? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो 2014 का जो एक ऑपरेशन प्लान किया गया शेर कराची के लिए गैंगवार के खिलाफ और दीगर दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें एमक्यूएम की रजामंदी शामिल थी और एमक्यूएम सबसे बड़ी स्टेक होल्डर थी और एमक्यूएम ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बाद सबसे बड़ी कुर्बानी एमक्यूएम पाकिस्तान ने दी है। ठीक, बैरिस्टर साहब, एक तो नवाज शरीफ साहब के एहतसाब बयानी के ऊपर भी आप लबकुशाही कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन
उनके साथ जो हुआ उसका हिसाब तो होना चाहिए। तो आप भी लबैक करें, अगर भुट्टो साहब का एहतसाब चाहते हैं या उनके खिलाफ जो अदालती कत्ल हुआ उसका हिसाब चाहते हैं, तो नवाज शरीफ का भी, जिंदा का भी हिसाब आपको उनको लेकर देना चाहिए। और दूसरी जानिब रानो अनवार साहब जो हैं, उन्होंने तो कहा कि जरदारी साहब सबसे बड़े करप्ट हैं, और जरदारी साहब इंटरव्यू के अंदर कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन जीते तो बिलावल के साथ मैं भी वजीर आजम बन सकता हूं। तो एक करप्ट आदमी वजीर आजम का उम्मीदवार होगा बकौल राहुल बार। पहली बात यह है कि जी हमने कभी किसी के एहतसाब की बात, कब उन जजों को एहतसाब के कटहरे में लेके आए हैं अपनी हुकूमत आने के बावजूद, जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, या उन जनरल्स को लेके आए हैं एहतसाब के कटहरे में या इंतकाम का निशाना बनाया। वो जज जिन्होंने ये एडमिट किया कि भुट्टो साहब को गलत फांसी दी और मैंने गलत फैसला किया, जस्टिस नसीम हसन शाह 3.5-4 फुट के एक आदमी थे और यहाँ पे फिरते थे आम। हमने तो कभी किसी के साथ बदतहजीबी नहीं की, ना हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, ना हमने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया। इसके बावजूद कि हमें पता था कि जुल्फ़िकार, तो कौम को पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातिल कौन है, तो इसलिए हम तो ऐसा ना इंतकाम लेते हैं, ना हमारे अंदर इंतकामी जज्बा है। 44 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को याद आई है, अपने धब्बे मिटाने जा रही है, उसका हमें क्या फ़ायदा देंगे कि ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस आ सकते हैं। इसलिए हमारा तो कभी ये मुतालबा नहीं रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 10 अप्रैल 1986 को आई थी, 30-40 लाख लोग थे, चाहती तो हमला कर सकती थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, वो उस जनरल ज़िया के घर के ऊपर भी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यह रास्ता इख्तियार नहीं किया। यही हम समझाना चाहते हैं कि मुल्कों के अंदर अगर कोई ज़्यादतियाँ या जुल्म होते हैं तो वो इदारों पे छोड़ा जाता है। अच्छा, पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, हमारे साथ जुल्म भी हुआ हो तो हम इंसाफ उसी से मांगते हैं, अदालतों से ही मांगेंगे। भले अदालत हमें सजाए मौत दे, जुडिशल मर्डर करे, लेकिन हम इंसाफ अदालत से ही मांगेंगे, अपनी अदालत नहीं लगाएंगे। इसी तरह हम हुकूमत में इसलिए नहीं आते कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातिलों को फांसी देनी है या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को फांसी देनी है। हमें इक़्तिदार में लोग इसलिए लाते हैं कि हमने उनके मामलात को पूरा करना है, लोगों के हकूक़ देने हैं, लोगों को महंगाई से, बेरोज़गारी से, गुर्बत से छुटकारा दिलाना है। तो ये वो बुनियादी फ़र्क है जो हमारा और दूसरी सियासी जमातों का है। यही हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी को अपनी लगी हथकड़ी नहीं भूलती और 10 महीने की, 11 महीने की जेल नहीं भूलती, तो फिर आसिफ अली जरदारी को सारे सल्यूट करें, जिसने 14 साल 7 महीने जेल काटी, आज तक नहीं कहा कि मैं आऊँगा, तो जिसने मुझे अंदर रखा है उससे बदला लूँगा। उसने एक दफ़ा नहीं कहा कि मेरी माँ बीमार थी और मैं पैरोल पर रिहा होकर जनाजा पढ़ने आया था। कभी कहानियाँ सुनाई हैं हमने जलसों के अंदर कि किस तरह आसिफ अली जरदारी की माँ को वो बीमार थी और आसिफ अली जरदारी जेल में थे, किस तरह बीबी यहाँ पे थी और नुसरत भुट्टो बीमार थी और उनकी यहाँ पे शहादत हुई, किस तरह ये सारा हुआ। तो हमारे नज़दीक हमारे जो ज़ाती गम हैं या ज़ाती दुख हैं वो झीलने के लिए उसी को सियासी लीडर कहते हैं। लेकिन जो अपनी हथकड़ी ना भूले, जो अपनी इतनी बात ना भूले, तो ये जो इंतकाम लेने का जज्बा है, ये इसी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। बार बार अदम इस्तेहकाम इसलिए पैदा हुआ है कि मैंने बदला लेना है। नहीं तो बैरिस्टर साहब, नवाज शरीफ साहब बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए, आप ये कहना चाह रहे? नहीं, आप वाले लफ्ज तो मैं नहीं ना, आप अपनी जुबान तो मेरे मुंह में ना डालें। आप खुद कह दें कि मियां साहब बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। नहीं, मैं अपने लफ्ज खुद कहूंगा ना, ये तो आपकी आदत है कि आप अपने लफ्ज मेरी जुबान में ना डालें। मैं ये कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इंतकाम का जज्बा रखते हैं। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा इंतकाम लिया है। मियां नवाज शरीफ अपनी चीज़ें भूल जाते हैं जो उन्होंने जुल्म किया है। आसिफ अली जरदारी ने 9 साल अगर जेल में गुजारे हैं तो वो मियां नवाज शरीफ के मुकदमात पे गुजारे हैं। मियां नवाज शरीफ ने एक दिन भी हमारे किसी बनाए मुकदमे पे नहीं गुजारा, उन्होंने जनरल मुशर्रफ के मुकदमात पे गुजारे हैं। तो हमने तो बदला तो हमें लेना चाहिए था ना मियां नवाज शरीफ से, हमने नहीं लिया। मोहतरमा के साथ जो सलूक किया, जो प्रोपेगेंडा किया, हमने तो नहीं बदला लिया। हम मियां साहब बदला लेते हैं, मियां साहब नहीं भूलते। मियां साहब की आदत है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला करवा देते हैं। मियां साहब की आदत है कि वो एक जनरल को बाजार से जाली बैजेस लगा के तो उसे आर्मी चीफ नॉमिनेट कर देते हैं। मियां साहब की आदत है। हम ये बता रहे हैं
कि जब आप मुल्क की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए काम करें तो अपने दुख, अपने जाती दुखड़े नहीं रोते, ठीक है, फिर लोगों के दुखों को देखना पड़ता है। ठीक है, मैं तो हम ये बात कर रहे हैं, इसे पॉजिटिव लें, ये नेगेटिव चीज नहीं है। एक मुझे बात करनी, ये नेगेटिव चीज नहीं है, ये सीखने की चीज है कि अपने जाती दुखों को पसे पुश डाला जाता है, करोड़ों लोगों के दुखों को देखा जाता है। सही। ले राना साहब, एक तो वादा खिलाफ वर्जी ना करें यार, शहबाज शरीफ साहब की मिठाई जो है वो आप इस तरह तो ना करें। अभी उन्होंने मिठाई तकसीम नहीं की तो नवाज शरीफ शुरू हो गए, और दूसरा अपनी मजबूरी और जुल्म की कहानी पीपल्स पार्टी ने तो वाकई नहीं सुनाई। आपके खिलाफ भी उनकी जुल्म की कहानियां वो नहीं सुनाते, ना रोना रोते हैं। आपको भी चाहिए कि इंतकाम, कहते तो हैं कि इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन एहतसाब बेसिकली इंतकाम ही है। छोड़े आगे बढ़े यार। वकास विलाना साहब, हकायक वाज़ेह हैं कि 12 अक्टूबर 99 वालों ने क्या किया, के बाद क्या हुआ। तो जब नवाज शरीफ साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 6 जून 2013 को, तो नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सब्र, हिम्मत, तहम्मुल दिया हुआ है। वो खुद जरदारी साहब से राब्ता करते हैं, वो खुद बड़ी गाला जाते हैं। और दो इशू थे, एनर्जी क्राइसिस, 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, आप सबको पता है 2013-14 में, और उसके बाद दहशतगर्दी थी। तो दोनों इश्यूज पर सबको साथ लेकर आगे बढ़े। भाई 12 अक्टूबर 99 वालों के खिलाफ कोई हमने एफआईआर लॉन्च कराई तो मुझे बता दे, कोई उस एफआईआर नंबर दे दे। और जो मुशर्रफ साहब ने आइन को तोड़ा, तो आपका आइन 1973 का वो मुतकाजी है कि आइन तोड़ने वाला आर्टिकल 6 का मुर्तकब है। तो हमने तो वो भी ना कुछ किया, हम तो आगे बढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ ने पैदा की। सदर एज़म का 16 जून 2014 को अब क्यों बैक का गेयर लगाया हुआ है? आगे बढ़े। अब भी विलाना साहब, जो नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो 21 अक्टूबर को अल्हम्दुलिल्लाह लाखों अफराद से उन्होंने खिताब किया था, उन्होंने यही कहा था कि ना इंतकाम ना कोई कार्रवाई, लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और एक अदालते आलिया के मौजूद जज थे, तो वो कह रहे हैं कि ये ना प्राइम मिनिस्टर को बता दें कि फलां जेल में बहुत सी जगह पड़ी हुई है आपके लिए। तो ये अल्फाज उनके लिए बनते हैं, और वो हमें ये कहने वाले कि ये 50 दिन या 35 दिन, भाई ये 24 दिसंबर 2018 को सजा हुई थी, और वो जिस तरह हुई सबको पता। तो ये बातें तो सबको पता है, लेकिन जो बैरिस्टर साहब बात करें, आपने उन बातों के ऊपर गौर नहीं करना। बेसिकली एहतसाब होगा, होके रहना है, कहानियां सुनानी है आपने, जलसों के अंदर रोना धोना शुरू करना है, आपने जारी रखना है। विलाना साहब नहीं, हम बात करते हैं जो हकायक पर मबनी है। अच्छा जी। हम समझते हैं कि 2017 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत जो है, भाई उस वक्त भी नवाज शरीफ पर भी हमला उसी दिन हुआ था रावलपिंडी में, तो नवाज शरीफ साहब खुद हॉस्पिटल पहुंचे थे। हम समझते हैं तमाम हालात को, ये नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सब्र और हिम्मत दिया हुआ है। और हम माजी की बातें नहीं करते, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं कि हमजा शहबाज शरीफ का स्टूडेंट था, जब उसको पकड़कर 7 महीने जेल काटी थी। हमजा शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद सियासत में नहीं थे, मियां शरीफ साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया, और आज भी फुटेज मौजूद है। हम माजी में नहीं जाते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो बलोच साहब ने बात की, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून अपना जवाब दे, एमकेएम वाले हमारे साथी हैं, वो एक हकीकत है। उसी तरह पार्टी हकीकत है, तमाम पार्टी हकीकत है, लेकिन हम ठीक है, बात हो गई, समझ आ गई, समझते हैं कि सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। ठीक है लें जी। एक तो इस्तेकाम पार्टी मुजाहिद साहब वो जारी है, जो सिंध के अंदर हल्का बंदियां हुई हैं, वो कह रहे हैं कि हम अदालत तक जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की ईमा के ऊपर की गई, इसके ऊपर आप लोग कुछ कर दें। और दूसरा, राव अनवार साहब का इंटरव्यू नहीं थम रहा जनाब, जरदारी सबसे बड़ा करप्ट है, माफिया का सरदार है। मुजाहिद साहब। वकास साहब देखें, इससे पहले कि मैं आपके सवालात पे आऊं या जवाब दूं, कल जो पाकिस्तान में केपीके में डीआई खान में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी का वाकया हुआ, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और जख्मी भी हैं।
तो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, जो हमारे फौजी हैं, वो तो रोज़ की बुनियाद पे अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के अमन को कायम रखने के लिए। लेकिन अगर यही एक बात बार बार रिपीट की जाएगी कि मोहतरमा की शहादत या भुट्टो साहब की शहादत या जरदारी साहब की जेल, तो फिर उसके बाद भी तो मामला उनके देखने चाहिए ना। लेकिन हम अफवाज, पूरी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ है, और हम इस हमले की शदीद मजम्मत भी करते हैं, और ये कहते हैं कि दुश्मनान पाकिस्तान जितने भी हैं, ये मुल्क कायम ही जब है अल्लाह के बाद, जब हमारी पाक आर्मी और अफवाज पाकिस्तान यहाँ पे खड़ी हैं। और जो किरदार अभी मौजूदा आर्मी चीफ अदा कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के, खासकर मईशत के हवाले से, वो काबिल तहसीन है। अच्छा जी। अब मैं आ जाता हूँ आपके इस्तेकाम पार्टी के हवाले से। जी बिल्कुल, हम भी गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिलिमिटेशन के हवाले से, बिल्कुल कैटेगरिकली इस बात को हमारी लीडरशिप भी कह चुकी, मैं भी आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो साबिक इलेक्शन कमिश्नर थे सिंध के एजाज चौहान साहब, उन्होंने, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मेंबर सिंध बैठे निसार दुरानी साहब, उन्होंने मिलके बिल्कुल पीपल्स पार्टी के हक में डिलिमिटेशन की है। पहले बल्दियात की और अब अच्छा। सूबाई और कौमी असम्बली की। अच्छा। एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे मौकिफ को नहीं सुना और उसको डिसमिस कर दिया। इसके बाद हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, और कल की तारीख में इस्लामाबाद के सिंगल बेंच ने हमारी 3 पिटीशन पे फैसला किया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 ऑर्डर्स को जो है वो सेटिसाइड किया, और उनको ये डायरेक्शन दी है कि आप इन दोबारा से इसको कंसीडर करें, जो पिटीशन पे ग्राउंड लिए गए, और 48 आवर्स में फैसला करें और डिलिमिटेशन को ठीक करें। और कल फिर आने वाले कल में फिर 6 पिटीशन हमारी लगी हुई हैं। इसी तरह से आज इस्तेकाम पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है। जीडीए ने तो कल यहाँ तक कह दिया कि हम मौजूद जो डीआरओ और आरओस का जो ऐलान किया गया है, हम उसको भी नहीं मानते। सिंध की तो तमाम सिंध जमातों में ने अंपायर इस वक्त डिलिमिटेशन को पीपल्स रिजेक्ट कर पार्टी के दिया। हाथ में है। जी बिल्कुल दलाना साहब, अगर मैं वजीर आला हाउस की बात करूं, अगर मैं सिंध सेक्रेटेरिएट की बात करूं, अगर मैं सिस्टम की बात करूं, तो आज भी सिंध में जो सिस्टम है, जो निज़ाम हुकूमत है, सामने तो वजीर आला मकबूल बाकर साहब हैं, लेकिन सीएम हाउस का स्टाफ आज भी वही है जो मुराद अली शाह के दौर में था। अच्छा। आज भी वही ब्यूरोक्रेसी बैठी है जो मुराद अली शाह के दौर में थी, और वही साबिक वज़रा पीपल्स पार्टी के बासर आज भी निज़ाम हुकूमत, कारा हुकूमत वही चला रहे हैं, जिसका एमक्यूएम पाकिस्तान शदीद एहतजाज कर चुकी है, और इसका नोटिस भी लेना चाहिए। ठीक। अब आ जाते हैं राव अनवर की बात पे। देखिए, राव अनवर तो वो है जिसको जरदारी साहब ने बहादुर बच्चा कहा था, अच्छा बच्चा कहा था, अच्छा। और अपना राइट हैंड कहते थे उसे। और उन्हीं की इमा के ऊपर राव अनवर जो एसएसपी मलिर रहा, उन्हीं की इमा के ऊपर राव अनवर को पंजाब से जो है 2008 में दोबारा से कराची ट्रांसफर किया गया, एसएसपी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट तैनात किया गया, उसके बाद मलिर भेज दिया गया। सर, मलिर वो जिला है जहाँ पे रेती बजरी का बहुत बड़ा इल्लीगल कारोबार है। मलिर वो जिला है जहाँ पे मंशियात का बहुत बड़ा इल्लीगल कारोबार है। मलिर वो जिला है जहाँ पे लैंड माफिया का राज है। उन सब की सरपरस्ती के लिए राव अनवर को रखा गया। आज ऐसा क्या हो गया कि राव अनवर साहब अचानक से टीवी पे आते हैं, और जरदारी साहब, जिनको जरदारी साहब अपना बहादुर बच्चा कहते हैं, और वो उनके रूहानी बाप भी हैं जरदारी साहब राव अनवर के, वो आके उनके खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो दाल में काला है। अच्छा। मैं आपको एक और हकीकत बता दूं कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इस केस ये जो बरी हुआ नकीबुल्ला महसूद का केस, जो एटीसी से बरी हुए राव अनवर साहब, अच्छा। 2 जनवरी 2023 में सिंध हाई कोर्ट में आज उनकी अपील भी टेकअप हो गई है, और नोटिस जारी कर दी। और ये अपील जो है आज अचानक नहीं हुई, ये पिछले कई माह से सिंध हाई कोर्ट में अपील जो है उनकी बरियत के खिलाफ पेंडिंग थी, लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट ने भी जो है वो उनकी अपील को टेकअप कर लिया उनकी बरियत के खिलाफ। यानी ये वाइस वर्सा है। राव अनवर साहब जो है वो जरदारी साहब के खिलाफ आए, अब जरदारी साहब के सिस्टम ने जो है राव अनवर की अपील को ऑन करवा दिया है। ना, अदालत में जरदारी साहब किस तरह कर सकते हैं? अदालत की कार्रवाई अदालत जाने। अरे अगर ये तो आप बहुत ही वक़ास दिलाना साहब, बहुत ही मासूम इंसान है आप। मेरे ख्याल में आपको अभी निजाम का पता ही है कि सिंध में निजाम क्या चल रहा है, सिंध में सिस्टम क्या चल रहा है। खैर उस पे बात पे आते हैं। मैं एक जुमला पूरा कर दूं। राव अनवर साहब ने पिछले दौरे हुकूमत में होम सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन दी थी कि चूंकि अब मैं बरी हो चुका हूं बाइज्जत नकीबुल्ला केस में, तो मुझे दोबारा से मेरे बैच बेनिफिट्स के साथ बहाल किया जाए। लेकिन मुराद अली शाह के पास जो है वो वजीर दाखिला का चार्ज था,
और ऊपर जरदारी साहब ने जो है वो मना कर दिया, और राव अनवर अब तक जो है वो बहाल नहीं हो सके इस अपने वजह ओहदे से पे। वो इसके खिलाफ बोले हैं, ठीक है, मुझे समझ आ ये गई भी एक आपकी। वजह हो सकती, लेकिन इन तमाम इल्जामात की क्रिस्टल एंड क्लियर तहकीकात जरूर होनी ठीक है, चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, उसके बाद माइक होगा बैरिस्टर आमिर हसन साहब का, वो बात करेंगे। एक बार फिर से खुशामदेद बैरिस्टर साहब। जो राव अनवर ने बातें की और उसके बाद सुलेमान साहब ने बातें की, कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए हम तो। जी लगाएं, बिल्कुल आप कानों पे हाथ लगाएं, अल्लाह ताला सबको माफ़ करे। असल में ये है कि मौला अली ने कहा था कि ये देखो कौन कह रहा है और क्या कह रहा है, उसके बाद फैसला होता है। सिर्फ ये कहना, ये पता नहीं किसने कहा कि कौन कह रहा है, कौन कहने से नहीं, किरदार की बात होती है। बहरहाल हमारे बारे में बहुत वक्त बहुत से लोग खड़े किए गए। वो इफ्तिखार चौधरी जो हमें करप्ट साबित करने के चक्कर में था, बाद में उसका बेटा सबसे बड़ा करप्ट हुआ और वो उसका मुंह काला हुआ। इसी तरह बहुत से लोग हैं। अब MKM के जो हमारे साथी हैं, मैं कभी भी इन पे तनकीद नहीं करता, मुझे इन पे रहम आता है, तरस आता है। रहम क्योंकि ये हमेशा 1984 से लेके आज तक इक़्तिदार में है। इनका आप मुद्दत निकाले ना तो सारी जमातों से ज़्यादा इक़्तिदार में ये हैं। जनरल ज़िया के साथ ये बल्दियाती निज़ाम के अंदर इक़्तिदार में किस चीज़ का? हमारी हुकूमत बीबी के साथ इक़्तिदार में। जी फिर किस चीज़ का रहम? फिर तो काबिल रश्क है ना, आप तो जलते होंगे इनसे कि हर दफा इक़्तिदार में। रहम आता है, देखिए ना, नहीं रहम आता है अगर कोई बहुत मालदार हो शख्स और वो बड़ा बखील हो, अपने पे लगाता ही ना हो। इसी तरह जो हमेशा इक़्तिदार पे हो, रोता रहता हो, उस पर फिर तरस आना चाहिए ना। आज भी इन्हीं का गवर्नर है, अभी ये रो रहे थे ना कि हुकूमत ये वो, गवर्नर इनका है और ये रो रहे हैं। हमारा तो इस वक्त ओहदे पे कोई नहीं है, इन्हीं का गवर्नर है, इन्हीं का नॉमिनेट किया हुआ। और फिर मौला अली का एक और ने, उन्होंने कहा कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। हमने इन पे हमेशा एहसान किया, इनका हाथ पकड़ा मुसीबत में, इन्हें हमेशा हुकूमत में रखा, इनके साथ हमेशा इन्हें साथ लेके चले। और अभी भी ये जो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ इनकी PMLN के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ रही हैं। अगर आपको याद होगा 2022 में हम ही ने मुज़ाकरात करके इन्हें हुकूमत में शामिल किया और फिर इन्हें ये हुकूमत में इन्होंने कीमत लगाई थी कि हमें गवर्नरी देंगे तो हुकूमत में आएंगे। अपनी बोली तो गवर्नरी क्योंकि हमारा हक था सिंध में, जिस तरह पंजाब में PMLN के पास, अब मुझे बोल लेने दे प्लीज, जैसे पंजाब में PMLN के पास थे गवर्नरशिप और KPK में JUI के पास थी, सिंध में हमारा हक था। हमने इन्हें दे के एहसान किया इन पे, और इनकी जुबान देख लें। दूसरा, कौन कह रहा है और क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? मैं अल्ताफ हुसैन के बगल बच्चों से और उसके लेपालकों से और उसके सियासी यतीमों से तो नहीं सुनूंगा। वो अल्ताफ हुसैन जिसने पाकिस्तान के बारे में जो कहा, पाकिस्तान के परचम ये लोग जलाते रहे, ये लोग बोरी बंद लाशें देते रहे, इन लोगों ने कराची को जो हाल किया, 12 मई को जिस तरह कत्लो गारत करके हमारे कारकुन शहीद किए, तो इन लोगों से तो नहीं ना मैं अमन ओमान की बात सुनूंगा, अमन की बात सुनूंगा। जो भाई लोग हों जिनकी दहशतगर्दी अरूज पे हो और आज ये अपने बानी से, अपने लीडर से इजहार बरात करते हैं कि अब उसका नाम नहीं लेते हैं जिसके आगे इनकी घिघी बंदी होती थी, भाई भाई करके बात करते थे। तो इन्हें छोड़ें, ये बेचारे ऐसे ही हैं। ये आजकल सियासी यतीम है, जहां से कोई इन्हें कोई बुलाएगा ये चले जाएंगे उधर अपने फायदे के लिए। इसलिए मुझे इन पे तरस आता है क्योंकि इनके मतमा नजर इक्तदार है, कहीं पे कोई इक्तदार है, इक्तदार जिया के पास हो, मेरी बात सुन लेना, इक्तदार जिया के पास हो ये उधर जाएंगे, इक्तदार हमारे पास हो ये हमारे पास आएंगे, इक्तदार नवाज शरीफ के पास हो ये उधर जाएंगे, इक्तदार इमरान खान के पास हो ये उधर जाएंगे, इक्तदार मुशर्रफ के पास हो ये उधर जाएंगे, इक्तदार चौधरियों के पास हो ये उधर जाएंगे, इक्तदार शैतान के पास हो ये उधर जाएंगे, और इक्तदार दोज़ख में हो ये उधर जाएंगे। अब मैंने क्या कहा? सही कहा सलमान साहब, मैं तो इक्तदार पर आखिरी जुमला सही कहा, इनकी क्या आखिरी जुमला सही कहा वकास भाई। अच्छा, इक्तदार शैतान के पास तो उधर जाएंगे। नहीं ठीक है, शैतान वो जरदारी को कह रहे हैं ना, तो आजकल गए हुए हैं ना जरदारी को। यार ये ना करें आप, इस तरह की बातें ना करें, शैतान ये अच्छा, ना, अब मेरी बारी ना,
अब मेरी बारी ना, माई राइट टू एक्सप्लेनेशन ना, फिर राणा साहब मेरी बारी है, अभी मेरी विलाना साहब मेरी बात पूरी होने देना। वकास साहब, ये तो कोई बात नहीं ना विलाना साहब, अभी मेरी बात तो पूरी होने वकास साहब इनका हो गया ना, इन्होंने इल्जामत लगा दिए, एक मिनट होल्ड करें। इल्जामत लगा दिए, इल्जामत लगा दिए। मेरी बात पूरी होने दो मौला अली के कॉल सुने, कॉल से मेरी बात सुन ले मौलाना साहब, उसके बाद बैरिस्टर साहब को दे दे। माशाल्लाह बैरिस्टर साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी अच्छी। हाँ राणा साहब को दीजिए। देखें इन्होंने 84 से कहा, 84 में तो एमक्यूएम का वजूद अमल में आया था, उससे पहले एपीएमएस होती। 87 में एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा, कराची और हैदराबाद से क्लीन स्वीप किया और उनके अनअपोज मेयर आए, कोई लेकर नहीं आया था हमें। 88 का इलेक्शन एमक्यूएम पाकिस्तान ने लड़ा। अब सुने 88 का इलेक्शन एमक्यूएम पाकिस्तान ने लड़ा, 88 का इलेक्शन एमक्यूएम पाकिस्तान ने लड़ा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया शहर कराची, हैदराबाद, मीरपुर का चक्कर में। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 88 में 9-0 पाई थी चल के कि मेरी हुकूमत बना तो सारे वोट मुझे दे दो। तो एमक्यूएम ने अपने वोट दे दी, उनकी हुकूमत बना दी। लेकिन 1990 में एमक्यूएम ने उनकी हुकूमत को लात मारी, एमक्यूएम हुकूमत से बाहर आ गई थी। हमारे पे तो 3 ऑपरेशन मुसल्लत किए गए, 92 का ऑपरेशन, 97 का ऑपरेशन, 2013 का ऑपरेशन। अब सुन ले अब इन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा ना कौन कह रहा है, अब इन्होंने कहा ना कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। अल्ताफ हुसैन के बगल राव अनवर कह रहा है, राव अनवर कह रहा है, जिसके कहने पे राव अनवर वो शख्स है जो मुर्तजा भुट्टो के जान से मारने के मुकाबले में शामिल रहा। उस वक्त वो सब इंस्पेक्टर था और वो किसकी हिमायत में शामिल था। भले वो अनवर हो या भले वो बशीर मेमन हो, भले वो अल्ताफ हुसैन हो, लेट मी कंप्लीट जूते की नोक पे लेट मी कंप्लीट बैरिस्टर साहब, लेट मी कंप्लीट। मैं आपकी बात में नहीं बोला, मैं आपकी बात में, अब मेरा रिपोर्ट सुन लीजिए। जो कोर्ट में करते हैं ना, मैं बात कर रहा था, कोर्ट में सुन लीजिए, हम कोर्ट में क्या करते हैं यार। अगर आप वकालत करते हैं बैरिस्टर साहब अगर वकालत करते हैं तो पहले एक वकील बोलता है, फिर दूसरा वकील बोलता है, फिर उसके रिबटल में दोबारा वकील बोलता है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी एक वकील ही हूँ। अब आपने राव अनवर की बात की ना, राव अनवर इल्जाम लगा रहा है, कोई गली का बगल बच्चा इल्जाम नहीं लगा रहा। आपने बात की दहशतगर्दी की, लियारी अमन कमेटी किसकी थी? अभी लियारी अमन कमेटी किसकी थी? लियारी अमन कमेटी किसकी थी? जुल्फिकार मिर्जा किसका बगल बच्चा था? उजैर बलोच लियारी गैंगवार का सरबराह किसका सरबराह था? दोनों को सब्र से सुने, हकाइक सुन ले। आप उन्हें फिर इसी राव अनवर ने आपकी तरफ ही आना, आपने बात तो की है, अब बस कर दें। नहीं आप उन्हीं को ये नहीं बातें सुनी जानी है, इनके लिए नवाज इतना अहम हो गया तो क्या नहीं है। उन्हें दिखाया तो यार इस तरह समझ नहीं आ रही है। तो हम आपको आईना दिखा रहे हैं, तो आप सुन लीजिए ना। इसी राव अनवर ने पीपल्स पार्टी के कहने पे यहाँ पे जाली मुकाबलों में कितने लोगों को मारा, सैकड़ों हजारों लोगों को मारा। अब देते हैं जवाब, जरा चुप करें जरा, एक मिनट खामोशी। गलत बड़ा दहशतगर्दी का इल्जाम हमारे पे लगा रहे हैं। अरे आप सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। अली जुल्फिकार किसने बनाई थी? पीआईए का तैयारा किसने अगवा किया था? आपने, पीपल्स पार्टी ने किया था 81 में, और शेर कराची में लेकर आए थे, और आपने उस वक्त टीपू नाम के एक दहशतगर्द को पीपल्स पार्टी को छुड़वाया था। फिर उसके बाद बैरिस्टर साहब आप एमक्यूएम पे इल्जाम दे रहे हैं। एमक्यूएम ने तो हमेशा इजी हो जाए जो है वो भरपूर तरीके से मैदान में आ रही है। कोई बाकायदा बाइकआउट नहीं होगा। अल्ताफ हुसैन से हमारा खत्म, अल्ताफ हुसैन जुदा, अल्ताफ हुसैन इजी हो जाए, क्या हो गया? मैं इजाजत ले लेता हूं आपसे। नहीं आप इनकी तकरीरें करवाएं तो मैं जाता हूं। सब क्यों यार, आपने करने तो हमारे बगैर करे ना बैठ के। अच्छा ठीक है, मेरे चेहरे की आपको क्या सब बोले फिर। अगर आपने प्रोग्राम ऐसे करना होता है, सलमान साहब एक मिनट खामोश नहीं पता था आज आप है। और सर जी बैरिस्टर साहब आपके साथ रोजाना प्रोग्राम करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। आपको टाइम देते हैं यार, पूरा टाइम देते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं। सलमान साहब एक मिनट, और यार एक मिनट सलमान साहब, सरदारी को दुबई भागना पड़ा ना अभी बिलावल। अच्छा ठीक है, मैं सुन ली। अब जी बैरिस्टर साहब इसके बाद खुलकर बोलेंगे, लेकिन राणा साहब आपने कुछ कहना है तो यार जल्दी कह लें जरा, ये मसला मेरे ऊपर आ गया। फिर बैरिस्टर साहब ने बोलना है, जाना नहीं है बैरिस्टर साहब आपने। नहीं, आप जब तीली लिखाएंगे तो बम्पर तो मचेगा। वकास मौलाना साहब छोड़ दो खुदा दा वास्ता। अब इशू ये है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां वो एक दूसरे के साथ इत्तेहादी भी रहे हैं, मखालफ में भी रहे हैं। अब इशू ये है कि इलेक्शन पहुंच चुका है, सबने अपना अपना जो रोल प्ले किया वो अवाम के सामने, अवाम की अदालत में जाना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं
कि जो राव अनवार साहब ने बात की वो राव अनवार साहब जवाब दे हैं, जो किसी और ने की, लेकिन हमें एक दूसरे की तज़हीक नहीं करनी चाहिए। हम सब दोनों सीनियर भाई हैं, दिखे हैं, फहम फरास्त रखते हैं, आवाम देख रही है। इशू ये है मौलाना साहब कि आज के अंदर क्या हो रहा है, देखे ना, अगर 8 अगस्त तक हम प्योर पार्टी और एमटी में इकट्ठे थे, 16 महीने के इत्तेहादी, तो हम आवाम के सामने जवाब दे हैं, हम एक दूसरे पर कीचड़ छाल के क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात। दूसरी बात ये है कि हकायक गवाह हैं कि 2017 में जो हमारे साथ हुआ, जो पाकिस्तान में हमारी सिटिंग गवर्नमेंट थी और खान हमारे चीफ थे, उनके खिलाफ कैसे अज़्म इत्तेमाद हुआ, ये तमाम हकायक अवाम के सामने है। अब देखना ये है, सही है जी, आप बैरिस्टर साहब बोल रहे हैं, अब करें कंप्लीट करें, केयर टेकर क्या कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ की बात में हम तो अवाम के अंदर हैं भाई, हम तो अपना पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डेली बेस पर एक डिवीजन के टिक दे रहे हैं। उसी तरह हमने पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए, डिवीजन कोऑर्डिनेटर बनाए, इलेक्शन में सब अपना रोल प्ले करें। अब इल्जामात लगाने से अवाम को हम क्या देना चाहते हैं, अवाम को क्या देना चाहते हैं, बड़ा सवाल है। सी राणा साहब, पार्टी अपना रोल प्ले करे, एमक्यू अपना रोल प्ले करे, हम अपना करेंगे तो अवाम को रिलीफ देना। आज असल इशू है मौलाना साहब महंगाई का, उस इशू को हम जी बैरिस्टर साहब मौका दे दे, फिर मैं आपकी तरफ ही इसके बाद फौरी आपकी तरफ फिर आना है मैंने, लेकिन बैरिस्टर साहब नाराज हो रहे हैं। बैरिस्टर साहब आज लगता है तबीयत भी ठीक नहीं है, अब आप बोल रहे हैं जी जनाब, गिला कर रहे थे आप मुझसे। बात इतनी है कि मैंने बड़ी दफ़ा कहा है, मैंने पहले भी बातें जो की हैं, मैं बात करता हूँ दलाइल के साथ और जो तारीख है, ना मुझे किसी को ताने देने की ज़रूरत है। देखिए मैंने बात की, जिसका जो किरदार है वो पता है। आसिफ अली जरदारी ने जल्दे पाकिस्तान में कह के पाकिस्तान खपे बचाया जब पाकिस्तान जल सकता था, ये दुनिया जानती है। हमने कब कब पाकिस्तान बचाया दुनिया जानती है। और किसने पाकिस्तान का परचम जलाया, किसने मुर्दाबाद के नारे लगाए, किसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, ये MKM वाले, ये इनका बानी, ये सारे लोग, ये कौन है, इनकी क्या औकात है, ये क्या सियासत करते रहे हैं। वो कल तक वो जो था इनका, वो जो मेयर होता था, मुझे तो अब इनके नाम भी नहीं आते, वो इन्हें गालियां बकता था, ये उन्हें आजकल फिर ये इकट्ठे हुए में, ये तो चूं चूं का मुरब्बा है, ये रुदालियां हैं। वो राजस्थान में ना किसी का कोई मर जाता था तो स्यापे के लिए रुदालियां बुलाती थी। ये MKM रुदालियों की जमात है, इनका काम स्यापा करना है, इनसे स्यापा करवाएं, इनके कोई करैक्टर नहीं है, ये भगोड़े लोग हैं। इलेक्शन अब आप मुंह बंद कर लेना, अब मुंह बंद कर लें आप, ये आप इश्यूज पे बात कर लेना। जब आप MKM पे बात करेंगे तो मैं तो बोलूंगा, मैं तो अभी आपको बात नहीं करने दूंगा। ये बेनजीर को मारा गया था, तो बेनजीर को मारा रावलपिंडी में, आपकी बात में बोले कराची में जो दहशतगर्दी हुई, कराची में यार सलमान साहब आप करोड़ों रुपए का नुकसान किया। सलमान साहब आपकी बात में बोले नहीं, प्रोग्राम में बिठाया जाए, बात करें। सलमान साहब आपकी बात में नहीं बोले वो, यार उन्हें बात करने। अभी ये कह रहा था कि बारी बारी बोलते हैं, अभी ये मुझे बता रहा था कि बारी बारी बोलते हैं, वकालत का तरीका क्या होता है, और ये वकील बनने की कोशिश कर रहा था, अब इंसान भी नहीं बन रहा। यार ये ना बोले ना, खुदा तमीज से बात करें और दूसरे की सुने, बात करें। हमारी तरबियत ये नहीं है, सुनो, हमारी तरबियत नहीं है, बात सुनो, हम दलाइल से बात करते हैं। तुम्हारी जो तरबियत है मैं जानता हूँ, तुम्हारी तरबियत में दहशतगर्दी है, बंदूक चलाना है, लाशों को ड्रिल करना है, बोरी बंद लाशें देनी है, पाकिस्तान का परचम जलाना है, पाकिस्तान में आग लगाना है। तुम्हारी तरबियत ये है गद्दारों की। तुम अल्ताफ हुसैन के बच्चे हो, तुम्हारी तरबियत क्या है मैं जानता हूँ। तुम मुझे क्या बताओगे तुम्हारी तरबियत क्या है? तुम तो अपने बाप को नहीं पहचानते अल्ताफ हुसैन, अपने बाप का नाम लो अल्ताफ हुसैन का, जिसे बाप मानते थे आप आज उसका नाम लो। एक मिनट यार, एक मिनट करें, इजी हो जाए। ये बात करो, तुम, तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम बात करोगे MKM के बारे में। मैं राणा साहब की तरफ जाऊंगा आप दोनों से, सर माजरत करते हुए। राणा साहब नहीं यार, तज़हीक आप कह रहे हैं कि ना करें, लेकिन मैं क्या करूं, अब समझाएं कुछ यार, सबको लेकर चले। आपने पीपल्स पार्टी को नाराज किया हुआ है, फिर मैं आता हूं बैरिस्टर साहब की तरफ। और हमने किसी को नाराज नहीं किया, हम किसी को नाराज करना चाहते नहीं, लेकिन सबने अपना रोल जो प्ले किया हुआ वो अब अवाम के सामने सबका किरदार जो वो उजागर हो रहा है। नवाज शरीफ ने 2013 में 6 जून से 2018 तक जो हमने किया, और 2008 से 13 तक जो पार्टी जवाबदेह है, उससे पहले मैं समझता हूं कि PTI के
जो लोग काफ लीग में थे वो जवाब दे हैं। तो इसी तरह 16 महीने के भी हम तीनों इत्तेहादी थे, जो पार्टी एमक्यूएम, हमें आपस में एक दूसरे की तज़हीक नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि बिलावल साहब ने जो अवाम के सामने बयानिया बनाना है, हमें कोई इतराज नहीं कि वो बयानिया जो मर्जी बनाए, लेकिन एज ए वजीर खारजा, एज ए इत्तेहादी वो बात ना करें। वो जो ग्रीनलैंड का प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब ने कराची दिया था, जब शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो बिलावल साहब भी उनको पाकिस्तान स्पीड का लक़ब देते हैं, और फिर जो सलाब जदगान की मदद एज ए प्राइम शहबाज शरीफ साहब ने की सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर। इसलिए मैं समझता हूँ अपना अपना बयानी, लेकिन इंशाल्लाह ये नवाज शरीफ के केसेस 7 साल में जो हमारे ऊपर बेबुनियाद मनगढ़ थे, अल्लाह ताला ने मदद की। यार प्रोड्यूसर साहब एक मिनट, मैं प्रोड्यूसर साहब रिक्वेस्ट करूंगा बैरिस्टर साहब को लेके आए, 1 मिनट वो भी अपना मौकिफ दे, नाराज होके नहीं जाना चाहिए, उनको प्रॉपर बाकायदा तौर पर मौका मिला है, ये जमहूरी रवैया नहीं है। पर मनगढ़ बेबुनियाद मुकदमा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो नवाज शरीफ ने 14 महीने जेल काटी, जो शहबाज शरीफ ने 15 महीने जेल काटी, जो शाहिद खाकान अब्बासी ने सही है, बात तो होगी सर। अब जरा टाइम कम है ना, जरा मैं ये मसला तो हल कर लूं। हम तो आवाम के दायरे में हैं और आवाम को रिलीफ देने के लिए नवाज शरीफ साहब की स्ट्रगल, मेहनत, कोशिश आपके सामने है। ठीक है, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हकायक वाज़ेह हैं, चलती हुई गवर्नमेंट को कैसे कराया गया कोई भी हो यार बैरिस्टर साहब तो को लेके आइन को फॉलो कर नहीं। सलमान साहब एक बात तो सुने जरा, बस ठीक है राना साहब 1 मिनट जरा। सलमान साहब मेरा आपसे एहतजाज भी है, मैं आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, अहले जुबान है, लेकिन मैं एहतजाज रिकॉर्ड करता हूँ। आपने वकालत का कहा और वकील दूसरे की बात में नहीं बोलता, और आपने बोला और वो नाराज होकर चले गए और मेरे ऊपर आ गया है कि ये प्रोग्राम ठीक इस तरह से नहीं होना चाहिए था और उलझना भी नहीं चाहिए था, तो ये अच्छी तरीका नहीं है। जनाब आप बोले। आप नहीं वकास भाई, आपका एहतजाज मुझसे नहीं, आपका एहतजाज बैरिस्टर साहब से होना चाहिए। मेरी बात में वो बोल रहे थे बीच में, और फिर देखें बात हो रही है राव अनवर की। राव अनवर ने इल्जामात लगाए, एमक्यूएम ने तो नहीं लगाए, ना मैंने लगाए। तो वो आ रहे हमारे ऊपर बार बार एमक्यूएम को बेशिंग करना, एमक्यूएम के हवाले से बात करना। आपको उनको रोकना चाहिए था ना, अगर आप प्रोग्राम को बैलेंस कर रहे हैं। अगर बैरिस्टर साहब आपके लिए एहतराम है, काबिल एहतराम है, तो एमक्यूएम का नुमाइंदा जो मियां बैठा हो, मैं भी काबिल एहतराम हूं आपके लिए। आपको ये अल्फाज ही नहीं कहने चाहिए थे कि आपका एहतजाज है मुझसे। आप प्रोग्राम को बैलेंस करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राना साहब कह रहे हैं, राना साहब ये कह रहे हैं, सुने अब आप सुने प्लीज। आप तीनों पंजाब से हैं, तीनों मिलकर कराची वालों को दबा रहे हैं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं चलेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। अब उन्होंने क्या बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल किए, आप उनको कंडेम करते हैं। मैं करता हूं, अभी वो आए हैं, वापस आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बोलने दें राना साहब, आपने उनको कंडेम नहीं किया क्योंकि आपको उनको जाके कल मिलना है, आपने उनसे जाके माफी मांगनी है, आपने उनको जाके राजी करना है, क्योंकि आप लाहौर में रहते हैं। सलमान साहब मेरी बात सुने, मैंने कौन सा मिलना है, आपके पास कोई सबूत है? अब आप मेरे ऊपर डायरेक्ट आ रहे हैं। मैं एहतजाज इसलिए कर रहा हूं कि आपने कहा, मेरी बात सुन रहे हैं, नहीं अब भाई है मेरे, आप मेरी बात सुने हकायक पर। आपने कहा एक वकील होता है, वकील दूसरे की बात में नहीं बोलता, आप बीच में बोले। आपने उनकी जमात को दहशतगर्द बोला, उन्होंने आपको बोला, उसके अंदर लेकिन आप ये जो कराची वाली और ये जो माफी वाली बात कर रहे हैं ना, ये पर्सनल मुझे करें, इस पर मैं एहतजाज दोबारा करता हूं। आप पीपल्स पार्टी से क्यों बात कर रहे हैं? आप तो पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रहे हैं, आप पार्टी बन रहे हैं मौलाना साहब। मैं नहीं पार्टी बन रहा, एक तो वलाना हूं मैं, और दूसरा मैं पार्टी नहीं बन रहा। मैं आपसे इसलिए एहतजाज कर रहा हूं, और मैं चले उस एहतजाज को छोड़े, लेकिन ये जो आपने इल्जाम लगाया इसके ऊपर एहतजाज करता हूं। एमक्यूएम का ये रवैया नहीं है सर, अहले जुबान है आप। बोले आप, बोले मैं सवाल ही कर रहा था। आप मेरी आवाज बंद कर दें, कोई बात नहीं। आपके क्यों करूंगा आवाज? आपकी आवाज 1 सेकंड के लिए नहीं बंद हुई, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि दूसरे की बात में नहीं बोलना और एंकर के ऊपर बगैर किसी चीज के इल्जाम नहीं लगाना। कराची और पंजाब का पत्ता नहीं खेलना, यही एमक्यूएम करती रही है सर। पहले मुहाजिरों की बुनियाद के ऊपर लाखों लोगों को मरवा दिया, आज तक वो बेचारे कराची के अंदर अमनो अमान की सूरत हाल नहीं, और आज आप हमें कह रहे हैं कराची और पंजाब। ये तो बेशर्मी वाली बात है जनाब। मैं आपसे इस बात पे एहतजाज करता हूं, आप भाई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जमहूरी रवैया होता है, एक दूसरे को बात करने का हक मिलना चाहिए, लेकिन बात करने भी देनी चाहिए। इजाजत जी, अल्लाह हाफिज।